हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 भूगोल अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि चैप्टर की स्टडी करेंगे। देखिए, अध्याय 1 पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और जो भी आपके थ्योरी वाले पेपर्स होते हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करें, इस पर एक हमने कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा जनसंख्या वृद्धि। तो किसी निश्चित अवधि का मतलब होता है टाइम या फिर ड्यूरेशन के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कोई भी पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर जगह पर लोगों की संख्या में परिवर्तन होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है, जनसंख्या में कमी भी हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये हमारी जनसंख्या वृद्धि होती है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है मोल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। तो मोल्थस का मानना था कि खाद्य आपूर्ति की तुलना में, खाद्य आपूर्ति यानी कि जो हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसकी तुलना में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। जब जनसंख्या की वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अकाल, महामारियां, युद्ध जैसी घटना होती हैं। मोल्थस जी ने यह कहा कि जब खाद्य आपूर्ति एक निश्चित गति से ही आगे बढ़ती है तो उसकी तुलना में जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, जैसे अकाल, महामारी, युद्ध जैसी घटनाएं होती हैं। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है उत्प्रवास। तो देखिए, उत्प्रवास किसी स्थान से दूसरे स्थान को जाने को कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना उत्प्रवास कहलाता है। जैसे यूरोप वासियों के ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित होना है, उदाहरण है हमारा, जो यूरोप वासी थे वो ऑस्ट्रेलिया में आकर रहने लगे। तो उत्प्रवास क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना उत्प्रवास कहलाता है। और अप्रवास का मतलब होता है जब बाहर से मानव किसी प्रदेश के अंदर स्थानांतरित होता है, दूसरे प्रदेश से किसी अन्य प्रदेश में आना अप्रवास कहलाता है। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्र पर यूरोपीय लोगों का अप्रवास हुआ। ठीक है, ये हमारा अप्रवास होगा। उत्प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, और अप्रवास का मतलब होता है किसी दूसरे स्थान से आकर किसी नए स्थान पर बस जाना। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं। प्रवास का मतलब होता है किन्हीं भी कारणों से आप जहाँ रह रहे लोग उससे दूसरी जगह पर जाकर रहने लगे। अगर गाँव में लोग रह रहे हैं तो वो रोजगार के लिए शहरों में रहने लगते हैं, तो ये हमारा प्रवास होता है। तो मुख्य रूप से लोग बेहतर आर्थिक व सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। उन रुपया पैसा कमाने के लिए लोग प्रवास करते हैं, गांव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दिशाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधा में कमी के कारण ग्रामीण लोग नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए जो ग्रामीण लोग होते हैं वह शहर में प्रवास करने लगते हैं। गांव में बेरोजगारी ज़्यादा होती है, रहन सहन की निम्न दशाएं होती हैं, अच्छे से लोग नहीं रहते हैं, स्वास्थ्य की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, शिक्षा की फैसिलिटीज़ भी नहीं होते हैं, इसलिए लोग शहर में पलायन करने लगते हैं। इसे ही हम प्रवास कहते हैं। और ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इन पर प्रवास डिपेंड करता है। उसके बाद जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है वो हम समझ लेते हैं। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर होता है। जो प्राकृतिक वृद्धि होती है जनसंख्या की, उसमें जन्म दर ज़्यादा होती है और मृत्यु दर कम होती है। तो प्राकृतिक वृद्धि हमें अगर निकालना है किसी भी जगह की, तो जन्म दर जितनी है उसमें से हम मृत्यु दर को माइनस कर देंगे तो हमारी प्राकृतिक वृद्धि निकल जाएगी। उसके बाद वास्तविक वृद्धि क्या होती है? तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में जन्म दर और मृत्यु दर एवं अप्रवास उत्प्रवास के अंतर को भी जोड़ा जाता है। अप्रवास उत्प्रवास हमने समझ लिया है। तो जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर में हम क्या क्या जोड़ देते हैं? उत्प्रवास और अप्रवास को भी जोड़ देते हैं, तो हमारी वास्तविक वृद्धि निकल कर आ जाती है। वास्तविक वृद्धि होती है जन्म दर माइनस मृत्यु दर, और उत्प्रवास और अप्रवास में भी अंतर हम निकालते हैं। उसके बाद विश्व में जनसंख्या वितरण की कोई दो विशेषताएं। सबसे पहला है जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित नहीं है। कोई देशों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जैसे कि हम भारत और चीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और किन्हीं देशों में बहुत कम जनसंख्या है। उसके बाद विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में लगभग विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। देखिए, 273 के अप्रोक्स हमारे देश हैं, लेकिन सिर्फ 10 देशों में ही 60% विश्व की जनसंख्या निवास करती है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो जनसंख्या वितरण है वो कितना असमान है। नदी, घाटियों तथा मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। देखिए, नदियाँ, घाटियाँ और मैदान जहाँ पर होते हैं वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, क्योंकि पानी की सुविधा भी होती है वहाँ पर, और खेती किसानी की भी अच्छी से
खेती किसानी भी अच्छे से हो जाती है वहाँ पर। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक, विश्व में जनसंख्या वितरण की कोई दो हमें विशेषताएं बतानी है। तो जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। देखिए विश्व में लगभग 273 देश हैं, लेकिन भारत और चीन में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। इस तरीके से कोई देशों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और कोई देशों में बहुत कम जनसंख्या है, तो जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। उसके बाद विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। हमने एग्जाम्पल लिया था अभी भारत और चीन का, तो 10 ऐसे देश हैं, 273 के अप्रोक्स देश हैं, उनमें से विश्व की 60% जनसंख्या उनमें ही निवास करती है। नदियों, घाटियां तथा मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। देखिए नदियों से पानी की फैसिलिटी होती है और मैदानों में खेती किसानी अच्छे से हो जाती है, इसलिए नदियों, घाटियों तथा मैदानों में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जल की उपलब्धता, जहाँ जल अधिक होगा वहाँ ज़्यादा लोग बसेंगे। दूसरा है भू आकृति, देखिए जहाँ पर समतल मैदान होते हैं वहाँ पर खेती किसानी करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। उसके बाद जलवायु, मानव उन्हीं भागों में रहना पसंद करता है जहाँ की जलवायु उसके स्वास्थ्य तथा व्यवसाय के लिए अनुकूल होती है। ना उसे ज़्यादा ठंड चाहिए ना ज़्यादा गर्मी, जहाँ पर एवरेज में ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर मनुष्य रहता है। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक हमने देख लिए। सबसे पहला जल की उपलब्धता, दूसरा भू आकृति, तीसरा है जलवायु। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर हम समझ लेते हैं। तो देखिए एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। देखिए एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्मे जीवित बच्चों की जो संख्या होती है वो हमारी जन्म दर कहलाती है। और एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। 1000 लोगों में जितने लोग जन्म लेंगे वो हमारा जन्म दर कहलाती है और 1000 लोगों में जितने लोग मर जाते हैं वो हमारी मृत्यु दर कहलाती है। विकासशील देशों में जन्म दर अधिक होती है विकसित देशों की अपेक्षा में। विकासशील देशों में जन्म दर ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा संख्या में जनसंख्या बढ़ती है। हम अपने देश का एग्जाम्पल ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे देशों का जो विकसित हैं। जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु दर में भिन्नता पाई जाती है। देखिए जो बुजुर्ग होते हैं वो ज़्यादा उनकी डेथ होती है, तो इसमें भी डिफरेंस होता है। उसके बाद जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। जब जन्म दर हमारी मृत्यु दर से अधिक होती है तो उसे हम धनात्मक वृद्धि कहते हैं। जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो इसे गुणात्मक वृद्धि दर हम कहते हैं। तो ये हमारे अंतर हो गए जन्म दर और मृत्यु दर में। अगला टॉपिक है हमारा प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक कौन कौन से होते हैं वो हम जान लेते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक वे कारक हैं जो लोगों को अपना निवास स्थान छुड़वाने का कारण बनते हैं। जो भी प्रतिकर्ष कारण होते हैं वो लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ने का कारण बनते हैं। जो कारक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपकर्ष कारक कहलाते हैं। देखिए प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जिनकी वजह से लोग अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने लगते हैं, और अपकर्ष कारक वो कहलाते हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ रहने के लिए। उसके बाद अगला हमारा है प्रतिकर्ष कारकों से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार छोटा होता है, अपकर्ष कारकों से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार बड़ा होता है। देखिए प्रतिकर्ष का मतलब ये होता है कि लोग एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएंगे। जब एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि जनसंख्या कम होगी। और दूसरा है अपकर्ष, अपकर्ष में लोगों को आकर्षित करता है अपनी तरफ अपकर्ष कारक, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है। उसके बाद बेरोजगारी, आजीविका के साधनों की कमी, कृषि में उत्पादन, महामारियाँ आदि प्रमुख प्रतिकर्ष कारक हैं। ये प्रमुख कारक हैं प्रतिकर्ष। कौन कौन से? बेरोजगारी, आजीविका के साधनों में कमी, कृषि में उत्पादन का कम होना, महामारियाँ आदि। और रोजगार के नए नए अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, सुरक्षा, उत्तम जलवायु आदि अपकर्ष कारक हैं। तो ये हमारे अपकर्ष हो गए और प्रतिकर्ष कारकों में अंतर हो गया। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है जनसंख्या वितरण क्या है। तो जनसंख्या के वितरण से तात्पर्य है कि भूतल पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, किस तरीके से जनसंख्या का वितरण किया गया है। किसी देश या प्रदेश के किसी भाग में घनी जनसंख्या का वितरण हो सकता है और किसी भाग में विरल जनसंख्या हो सकती है। कोई क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते होंगे और कोई क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर बहुत कम लोग रहते होंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला पूर्वी एशिया, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? चीन, जापान, कोरिया, ताइवान आदि। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि। उत्तर पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली आदि। उसके बाद उत्तर अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग। तो जनसंख्या वितरण हमने समझ लिया। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हमने देख लिए। अब आगे चलते हैं
अगला टॉपिक है हमारा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला भौगोलिक कारक, इसमें धरातल की बनावट, जलवायु, जल की उपलब्धता, मृदा, वनस्पति आदि की अनुकूल स्थिति सम्मिलित है। भौगोलिक कारण जितने ज़्यादा होंगे, जहाँ की जलवायु जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी वहाँ पर वाटर की फैसिलिटी होगी, मृदा यानी कि मिट्टी जहाँ पर अच्छी होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। आर्थिक कारक, इसमें खनिज, नगरीकरण, यातायात के साधन, उद्योग आदि सम्मिलित हैं। जहाँ पर अधिक मात्रा में खनिज होगा वहाँ रोजगार के साधन भी डेवलप होंगे, नगरीकरण अच्छा होगा, यातायात के साधन अच्छे होंगे, उद्योग अच्छे होंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। सांस्कृतिक कारक होते हैं, इसमें धर्म, भाषा, संस्कृति, शिक्षा आदि कारक सम्मिलित होते हैं। उसके बाद राजनीतिक कारक कैसे होते हैं, अशांति, युद्ध, गृह युद्ध आदि कारक भी सम्मिलित होते हैं। अगर किसी भी देश में अशांति या युद्ध की स्थिति है तो वहाँ पर लोग नहीं रहेंगे। उसके बाद प्रवास नीति, प्रवास नीति भी पृथ्वी की जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालती है। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले ये कारक हो गए। सबसे पहला भौगोलिक कारक है, अगर भौगोलिक दशाएं सही होंगी, जलवायु अच्छी होगी, बनावट अच्छी होगी, जगह की पानी की फैसिलिटी होगी, मृदा अच्छी होगी, वनस्पति होगी, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे। आर्थिक कारक जैसे कि खनिज, लवण, ये सब चीज़ें, खनिज होंगे वहाँ पर, नगरीकरण होंगे, यातायात के साधन होंगे, उद्योग होंगे, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। अगर इसका अपोजिट कर दे तो जहाँ पर भी ये चीज़ें नहीं होंगी लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। सांस्कृतिक कारक, जहाँ पर धर्म की फैसिलिटी होगी, मतलब आज सभी धर्मों के लोग अच्छे से रहते होंगे, जहाँ पर लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी वहाँ ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। भाषा लोगों की मैच करती होगी, संस्कृति अच्छी होगी, शिक्षा की फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। राजनीतिक कारण में ऐसा आते अशांति, युद्ध, गृह युद्ध, ये सब कारक नहीं होंगे, लोग अच्छे से रहते होंगे प्यार से, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। ये हमारे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। देखिए जन्म दर हमने जान लिया, मृत्यु दर भी हमने जान लिया और प्रवास भी हमने जान लिया। तो विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक ये तीन ही होते हैं। सबसे पहला जन्म दर, प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है जन्म दर को। 1000 लोगों में कितने लोग बच्चों ने जन्म लिया है तो वो हमारी जन्म दर कहलाती है। विकासशील देशों में अभी भी जन्म दर अधिक है, इसलिए इन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर भी अधिक है। विकासशील देश, हम अपने देश का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर जन्म दर काफ़ी ज़्यादा है तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। मृत्यु दर, प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं। 1000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं वो हमारी मृत्यु दर कहलाती है। लगभग विश्व के सभी देशों ने मृत्यु दर को बहुत कम कर लिया है। देखिए पहले जो बहुत सारी बीमारियां होती थी उनकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में मरते थे, लेकिन अब बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ डेवलप हो गई हैं, उनसे लोग कम संख्या में मरते हैं, तो ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारक है। उसके बाद प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या के हस्तांतरण को प्रवास कहते हैं। देखिए मान लीजिए लोग गाँव में रह रहे हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो शहर में जाकर रोज़गार तलाशते हैं, फैसिलिटीज ढूंढते हैं, इसलिए वे गांव से शहर की तरफ चले जाते हैं। ये हमारा प्रवास कहलाता है। तो यदि किसी देश में जन्म दर तथा मृत्यु दर में अधिक अंतर ना हो परंतु प्रवास अधिक है तो जनसंख्या वृद्धि भी अधिक होती है। तो ये हमारे कारक होगा विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है, जो असमान रूप से वितरित है। किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो किसी देश की कम है। विश्व में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा घने बसे हुए हैं, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा विरल बसे हुए हैं। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में ये 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जल की उपलब्धता। देखिए जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, अतः जनसंख्या का बसाव स्वच्छ जल की पर्याप्त आपूर्ति वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। उसके बाद भू आकृति। विश्व के समतल मैदानी भागों में पहाड़ी व पठारी भागों की अपेक्षा अधिक लोग निवास करते हैं। मैदानी भागों में कृषि, जल सिंचाई, यातायात और जीवन निर्वाह की समस्त सुविधाओं के कारण घनी आबादी मिलती है। उसके बाद जलवायु। देखिए अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करती है, ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। इसके विपरीत शीतोष्ण जलवायु तथा जहाँ पर मानसूनी प्रदेश होते हैं वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद मृदाएं। देखिए उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य फसलें पैदा की जा सकती हैं तथा प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है। तो ये हमारे भौगोलिक कारक हो गए 4। उसके बाद आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में हमारा सबसे पहला है खनिज। तो जिन स्थानों पर खनिज पदार्थों अथवा शक्ति के साधन मिलते हैं वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नगरीकरण। देखिए अच्छी नागरिक सुविधाओं, रोजगार की अधिक दशाओं तथा नागरिक जीवन के आकर्षण से बड़ी संख्या में
ग्रामीण जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में आकर बसती है। अगला है हमारा औद्योगिकरण। औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती है अपेक्षाकृत नॉर्मल जो शहर होते हैं वहाँ से। उसके बाद सामाजिक एवं प्राकृतिक कारक। देखिए, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व रखने वाले क्षेत्र अधिक सघन बसे होते हैं, जैसे प्रयागराज, वृंदावन, उज्जैन। जबकि सामाजिक व राजनीतिक अशांति वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है। जहाँ पर भी सामाजिक या राजनीतिक वाले कारक होते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम होता है, क्योंकि वहाँ पर अशांति ज़्यादा होती है इसलिए। तो ये हमारे विश्व के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। सबसे पहले हमने भौगोलिक कारक देख लिए। भौगोलिक कारक में हमारा जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं। उसके बाद हमने आर्थिक कारक देखे, जिनमें था खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। उसके बाद हमने सामाजिक एवं प्राकृतिक कारक देख लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व में जनसंख्या वितरण की विशेषताएं हमें बतानी है। सबसे पहला है हमारा वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की वर्तमान जनसंख्या 7 अरब 24 लाख थी। उसके बाद विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है। उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी विश्व में जनसंख्या है उसका 90% भाग रहता है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। हमारा महाद्वीप विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है, जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप की जनसंख्या शून्य है। अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी नहीं रहता है, तो वहाँ पर जनसंख्या शून्य है। विश्व की 75% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। अगर मान लीजिए विश्व में 100 लोग हैं तो उनमें से 75 लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। विश्व के विकसित देशों में 25% तथा विकासशील देशों में 75% जनसंख्या पाई जाती है। विकसित देशों में जनसंख्या कम होती है, विकासशील देशों में ज़्यादा होती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और दूसरे नंबर पर हमारा नंबर आता है भारत का, और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद विश्व के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में संपूर्ण विश्व की लगभग 60% जनसंख्या पाई जाती है। जो विश्व के 10 देश हैं उनमें जितनी भी विश्व की जनसंख्या है उसका 60% लोग वहाँ पर रहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विश्व का हर 5वां व्यक्ति चीनी होता है और 68वां व्यक्ति भारतीय होता है। अगर आप 5 लोग विश्व में पकड़ोगे तो उनमें से एक चीनी आपको मिल जाएगा, और 6 लोग पकड़ोगे तो उनमें से एक भारतीय मिल जाएगा। तो विश्व में जनसंख्या वितरण की हमारी विशेषताएं हो गई। उसके बाद प्रवास के विभिन्न प्रकार हम समझ लेते हैं कि देखिए प्रवास का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर गांव में कोई रह रहा है व्यक्ति, उसके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो वो दूसरे देशों में जाकर रहने लगेगा, दूसरे गांव में, दूसरे प्रदेश में जाकर रहने लगेगा, तो वो हमारा प्रवास होता है। तो प्रवास के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला दूरी के आधार पर। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर कोई व्यक्ति एक देश में रह रहा है, वहाँ उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो दूसरे देश में जाकर अपना जीवन यापन करने लगता है। मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति है, अमेरिका में जाके रहने लगा, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, वहाँ रोजगार करने लगा, अपना जीवन यापन करने लगा। उसके बाद अंतर्देशीय व्यापार। इसमें क्या होता है, देखिए हमारे देश में बहुत सारे प्रदेश हैं। अगर मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है, उसे मध्य प्रदेश में काम नहीं मिल रहा है, वो जाकर महाराष्ट्र में रहने लगा, वहाँ काम करने लगा है, तो वो हमारा अंतर्देशीय प्रवास हो गया। उसके बाद गंतव्य स्थान के आधार पर। सबसे पहला ग्राम से नगर की ओर। अगर गांव में उसे फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं तो वो शहर में जाकर रहने लगेगा। ग्राम से ग्राम की ओर। 2 गांव हैं, एक गांव में अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, एक में नहीं है, तो कोई भी बंदा दूसरे गांव में जाकर काम करने लगेगा, तो ये हमारे ग्राम से ग्राम की होगा। नगर से ग्राम की ओर। देखिए नगर में फैसिलिटीज़ कम है, ज़्यादा जनसंख्या है, तो कोई भी व्यक्ति गांव में आकर रहने लगेगा, तो वो होगा नगर से ग्राम की ओर। नगर से नगर की ओर। एक नगर, 2 हमारे शहर मान लीजिए भोपाल और इंदौर है। अगर भोपाल में अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है तो कोई भी बंदा इंदौर में जाकर रहने लगा, तो ये हमारा नगर से नगर की ओर हो गया। उसके बाद समय के अनुसार प्रवास कितने होते हैं, अस्थायी प्रवास या स्थायी प्रवास। देखिए अस्थायी प्रवास का मतलब होता है, मान लीजिए कहीं भी रेल की पटरी डल रही है और वहाँ पर 1 महीने के लिए मजदूरों को ले जाया गया है, तो अस्थायी प्रवास होगा, क्योंकि 1 महीने के बाद उन्हें वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद स्थायी प्रवास। स्थायी प्रवास का मतलब होता है एक बार जा गए तो एक बार चले गए, तो वहीं पर उन्हें रहना है बहुत दिनों तक, बहुत ज़्यादा समय तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।